अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बिज़नेस माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया के साथ। और बड़ा यूनिक बिज़नेस आइडिया है और इस काम को किसी ने भी नहीं किया। अगर कोई कर भी रहा है तो बड़े कम लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। व्यूअर्स, 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि प्लास्टिक टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, ठीक है। इस नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने प्लास्टिक टाइल्स कैसे आप बना सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके। तो सारा उसमें मैंने सेटअप आइडिया दिया था। और उसी वीडियो को देखकर एक व्यूअर ने मुझे ईमेल किया, जिनका नाम है कोई जयवर्धन कंदोई के नाम से। तो कंदोई साहब ने मुझे एक क्वेश्चन भी किया। पहले तो उन्होंने मुझसे कुछ प्रोसेस पूछा और मशीनरी वगैरह के बारे में पूछा। तो मैंने उनको सारी चीज़ें मेल की। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि इसको भी अगर आप अपनी वीडियो में क्लियर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि इस पे एक और वीडियो बनाऊँगा और इस क्वेश्चन को भी क्लियर करूँगा और इसके प्रोसेस को भी क्लियर करूँगा कि प्लास्टिक टाइल्स आप कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि हाउ टू मेक प्लास्टिक टाइल्स फ्रॉम फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। और व्यूअर्स, उनका क्वेश्चन था कि व्हाट रोल डज द सैंड प्ले इन टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग। कि सैंड जो होता है, जिसको हम रेत भी कहते हैं, उसको प्लास्टिक टाइल्स में यूज़ करने का उसकी प्रोसेसिंग में यूज़ करने का क्या फ़ंक्शन है, क्या क्या फ़ायदा है, तो क्या रोल प्ले करता है सैंड। इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, बड़ी अच्छी रिसर्च के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। इस क्वेश्चन के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी, काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा है। तो कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं, कुछ इस क्वेश्चन के कुछ आंसर मुझे मिले हैं। तो उन आंसर को आपके साथ डिस्कस करूँगा और प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखते रहें। सो व्यूअर्स, सबसे पहला जो रोल मुझे सैंड का इस मैन्युफैक्चरिंग में मिला है वो ये है कि जब प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है तो वो बॉन्डिंग को इंक्रीज़ करता है और जो सैंड होता है उसको होल्ड करता है एक दूसरे के साथ। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जोड़ने में और बॉन्डिंग बनाने में प्लास्टिक का बड़ा रोल है। जब प्लास्टिक मेल्ट होता है तो वो एक एडहेसिव मटेरियल की तरह का हो जाता है और वो सैंड को एक सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जोड़ने में हेल्प करता है और उनके दरमियान वो सैंड के पार्टिकल्स के दरमियान प्लास्टिक के जो मेल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़ते हैं। तो एक फंक्शन, एक रोल सैंड का ये है। सो नंबर 2, सैंड का जो दूसरा रोल है वो है कि वो वेट को इंक्रीज़ करता है। प्लास्टिक टाइल जब हम बना रहे होते हैं तो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड की जो क्वांटिटी होती है वो इस फार्मूलेशन में कम होती है। प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो ज़्यादा होता है, सैंड पार्टिकल्स कम होते हैं। लेकिन जो सैंड के कम पार्टिकल भी हैं वो भी वेट को इन्हांस करते हैं, उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। यानी कि जो हम टाइल बना रहे हैं उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसका वेट इंक्रीज़ करते हैं। सैंड का ये भी फंक्शन है। अब बात कर लेते हैं कि तीसरा इसमें रोल देख लेते हैं वो क्या है। वो ये है कि सैंड का एक ये फ़ायदा भी होता है कि वो इस प्लास्टिक टाइल्स में फायर रिटार्डेंट मटेरियल के तौर पर काम करता है और फायर रिटार्डेंसी को इन्हांस करता है, इम्प्रूव करता है। फायर रिटार्डेंसी क्या है, यहाँ पे मैं ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। फायर रिटार्डेंसी ये होती है कि जब भी कहीं कोई आग लगती है तो ऐसा मटेरियल उस प्रोडक्ट में ऐड हो कि जो उस आग को परे धकेले, मतलब कि उसको पुश करे, पुश बैक, तो आग लगने ना दे। तो सैंड का ये भी फंक्शन है, सैंड आग लगने से बचाता है। फ़र्ज़ करें ये जो सैंड और प्लास्टिक टाइल्स बनती हैं, ये बेसिकली पेवमेंट टाइल्स ज़्यादातर बनती हैं जिन कंट्रीज़ में भी ये काम हो रहा है, या फिर ये रूफ़ टाइल्स बन रही हैं। तो इन दोनों टाइल्स में रूफ़ टाइल्स में अगर फ़र्ज़ करें किसी घर में आग लगती है तो वो ऊपर छत की तरफ भी जाएगी और छत में अगर सिर्फ हम प्लास्टिक टाइल्स ही यूज़ कर रहे हैं तो आग लग सकती है और आग बढ़ सकती है, क्योंकि प्लास्टिक आग को बढ़ा देगा और आग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सैंड का ये भी थोड़ा सा उसमें रोल प्ले कर रही है सैंड, इसलिए सैंड को यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि सैंड के यहाँ पे एडवांटेजेस भी हैं
वहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेजेस भी पाया जाता है। वो क्या है कि जब सैंड पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं इस प्लास्टिक टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसकी जो रिसाइक्लेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो बल्कि ख़त्म ही हो जाती है। हम उसको बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते। सैंड यूज़ कर लिया, अब वो प्लास्टिक नहीं रहा, वो सैंड टाइल्स बन चुकी है। ठीक है, प्लास्टिक उसमें अब ख़त्म हो चुका, प्लास्टिक उसमें गायब हो चुका है, मतलब कि प्लास्टिक की वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रही कि वो दोबारा से रिसाइकल हो जाए। तो इसका डिसएडवांटेज यानी कि इसका जो नुकसान है टाइल्स में सैंड को यूज़ करने का, वो ये है कि हम इसको दोबारा से रिसाइकल नहीं कर पाते। ये एक ही दफ़ा यूज़ हो गई है तो वो ही यूज़ होगी। दोबारा से अगर हमारे पास वो टाइल्स आती है तो हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जो प्लास्टिक की टाइल्स हैं सिर्फ हम बनाएं, उनको आप 100 दफ़ा भी रिसाइकिल कर सकते हैं, 1000 दफ़ा भी रिसाइकिल कर सकते हैं, तो वो 100% रिसाइकलेबल होंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ तक तो हो गया वो कंदोई साहब का आंसर कि उन्होंने पूछा था कि सैंड का रोल क्या है। तो सैंड का रोल आपको बता दिया। और एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ कि जो वीडियो मैंने 6-7 महीने पहले बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आई बटन में ये ऐड कर दूँगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें और भी क्लियर हो सकती हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। सो व्यूअर्स, उस वीडियो में मैं जिस टाइल की बात कर रहा था वो थी फ्लोर टाइल्स, यानी कि फ़र्श पे लगाने वाली टाइल, और इंटरलॉकिंग टाइल्स। ठीक है, जिसमें कि इंटरलॉकिंग का ये फ़ायदा है कि उनको अटैचमेंट ईज़ी हो जाती है, और नीचे एडहेसिव मटेरियल के साथ उनकी पकड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये वो थी फ्लोर टाइल्स। मैंने वहाँ पे पेवमेंट टाइल की बात नहीं की थी, रूफ़ टाइल्स की बात नहीं की थी कि जिसमें सैंड यूज़ हो रहा है। मैंने फ्लोर टाइल्स की बात की थी कि जिसमें आप 100% जो है रिसाइकल्ड वेस्ट प्लास्टिक का वो यूज़ करके टाइल्स बना सकते हैं। लेकिन वेस्ट आपने हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करना है, या फिर जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे कि पीपी एक प्लास्टिक मटेरियल है, फिर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन एक मटेरियल है, उनकी जो हार्डनेस ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या पीवीसी है, तो उसमें आपको इन मटेरियल्स को यूज़ करना था। लेकिन अगर दूसरी जो सैंड टाइल है उसमें आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी मिक्स करके आप बना सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो प्लास्टिक टाइल्स हैं उनमें एक इशू भी है कि वो फायर रिटार्डेंट नहीं है। तो उनको हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई आग वगैरह लगने के चांसेस हैं, तो कोई इशू नहीं है, उसमें आप फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली पीवीसी के साथ जो यूज़ होता है, पीवीसी की जब इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स वगैरह बनती हैं, इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे श्योर है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आग लग सकती है, तो वहाँ पे हम फायर रिटार्डेंट मटेरियल एटीएच यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड। तो इसी तरह आप इस प्लास्टिक टाइल्स में भी वो यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ यही फायर रिटार्डेंट मटेरियल नहीं, बल्कि दर्जनों फायर रिटार्डेंट मटेरियल हैं जो कि आपको ईजीली मिल सकते हैं। तो उनको आप सर्च करें, आपको मिल सकते हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फायर रिटार्डेंसी इम्प्रूव करने के लिए। और स्ट्रेंथ की अगर बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेंथ के लिए आपको हार्ड मटेरियल या ड्यूरेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, वो मटेरियल टफनेस वगैरह हार्डनेस ज़्यादा है, वो मटेरियल यूज़ करने चाहिए। तो उनमें जो बेसिकली मटेरियल हमारे पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक में वो यही है, पीपी है, एचडीपी है, एलडीपी है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ी इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। और इस प्लास्टिक टाइल्स में आपको एक चीज़ और देखनी है कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है, तो उस प्रोडक्ट फेलियर से बचने के लिए आपको इसको एंटी स्लिपरी बनाना है, यानी कि आपका पाँव अगर इस पर स्लिप ना करे। तो उसके लिए आप इस प्रोडक्ट का जो मोल्ड होगा, इंजेक्शन मोल्ड होगा, उसमें आप ऐसी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि जिससे आपका पाँव वगैरह जो है फिसल ना हो, और उस पर अब्रेसिव प्रॉपर्टी ज़रा खुरदरा सा मोल्ड प्रोडक्ट का ऊपर वाला जो सरफेस है वो खुरदरी होनी चाहिए, जिस पे पाँव वगैरह आपका फिसले ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी। और व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आपको इनके प्रोसेस भी ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिर्फ प्लास्टिक टाइल्स है जिसमें सैंड नहीं यूज़ होना चाहिए, वो है वो बनती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से। उसके लिए आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए, तो उसमें आप उस टाइल को बना सकते हैं ईज़िली। और उसका प्रोसेस क्या होता है कि हम जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होगा उसको हम पहले क्रश कर लेंगे, और उस प्लास्टिक वेस्ट में पीपी बेस्ड प्रोडक्ट हो सकती हैं, एचडीपी प्रोडक्ट हो सकती हैं,
तो उनको हम क्रश करके हॉपर में ऐड करेंगे। हॉपर से आगे बैरल का सेक्शन होता है, हीटिंग सेक्शन होते हैं, हीटर्स लगे होते हैं, मटेरियल मेल्ट होता है और इंजेक्शन के बाद मोल्ड में चला जाता है। मोल्ड के बाद एक टाइम मिलता है, उसको टाइम सेट किया जाता है, उसका कूलिंग टाइम जो होता है, कूलिंग टाइम 50 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट प्रोडक्ट के हिसाब से। और 1 मिनट के बाद मोल्ड ओपन होगा और आपकी प्रोडक्ट निकल आएगी, आप निकाल सकेंगे। तो प्लास्टिक से अगर सेब बनाते हैं, उसमें सैंड आप यूज़ नहीं करते, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा आप देख लेते हैं कि इसमें अगर आप सैंड वाली टाइल की तरफ जाते हैं, जिसको पेवर टाइल्स कहते हैं या रूफ टाइल्स कहते हैं, तो उसमें आप सैंड को पहले मिक्स करें एक मिक्सिंग टैंक में। इसमें प्लास्टिक वेस्ट को आप बारीक सा क्रश कर लें, ठीक है। बारीक बारीक क्रश करके इसको मिक्स कर लें सैंड के साथ, और फिर इसको आप एक्सट्रूजन मशीन के अंदर प्रोसेस करें, मेल्ट करें। उसका भी वही मेल्टिंग प्रोसेस जो आपको ऊपर बताया मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो उसको मेल्ट करने के बाद आप आगे कलेक्ट कर लें, यहाँ पे डाई के थ्रू आगे आप उसकी डाई भी लगा सकते हैं और आपको वो शेप मिल सकती है। या उसको कलेक्ट कर लें और मोल्ड आप मैनुअल मोल्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। चौरस मोल्ड बनवा लें, ट्रायंगुलर, जिस शेप में भी आप बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ऐड करें और उसको कूल कर लें। तो ये मैनुअली थोड़ा सा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इन प्लास्टिक टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले आपको उस पर पूरी रिसर्च करना चाहिए, पूरी वर्किंग करना चाहिए हर लिहाज से। मेरा काम सिर्फ आइडिया देना होता है, आपको एक विजन देना होता है कि आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, ये काम आपके लिए कितना बेहतर रहेगा ये आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सो व्यूअर्स, ये थी कुछ डिफ़िकल्टीज़ इस काम में जो मैंने आपको कोशिश किया कि क्लियर हो जाएँ। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड होपफुली जयवर्धन कंदोई साहब को भी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वो अगर वीडियो देखते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये जो आपने क्वेश्चन किया था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।